दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाएं आरआरबी टेक्नीशियन में पूछे गए प्रश्नों का सटीक विश्लेषण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है यह शिफ्ट है 9 मार्च जो है सेकेंड शिफ्ट का जो है इसमें प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न इसमें आता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में आता है? तो इसमें ऑप्शन है 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची। इसमें 4 ऑप्शन जो है सूची का दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा भारतीय संविधान की जो है 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को परिभाषित करती है। इसमें 3 सूचियां जो है शामिल है, जिसमें पहला आता है संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट जो है बोला जाता है। व्याख्या की बात करें तो इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का विशिष्ट अधिकार केंद्र सरकार यानी संसद के पास है। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए हैं। संघ सूची में जो है आता है एग्जाम्पल में रक्षा, विदेश मामले, बैंकिंग, रेलवे, डाक और तार आदि जो है यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। संख्या जो है मूल रूप से इसमें जो है 97 विषय थे, जो अब बढ़कर कितना हो गया है? तो 100 विषय जो है इसमें हो गया है। नेक्स्ट आता है दूसरा राज्य सूची, जिसको स्टेट लिस्ट बोला जाता है। व्याख्या में इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सामान्यतः राज्य सरकार विधानमंडल के पास होता है। ये क्षेत्रीय महत्व के इसमें विषय शामिल होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे पुलिस होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य होता है, स्वच्छता होता है, कृषि होता है, स्थानीय शासन जो है आदि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इसमें जो है संख्या जो है मूल रूप से इसमें कितने होते हैं? 66 विषय जो होते हैं, जो अब घटकर कितना हो गया है? तो इसमें जो है 61 जो है वर्तमान में विषय घटकर हो गया है। नेक्स्ट आता है इसमें समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, जिसको कंकरेंट लिस्ट बोला जाता है, इस सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि दोनों के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र का कानून जो है मान्य होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में शिक्षा, वन, विवाह और जो है तलाक, उत्तराधिकार, वन्य जीवों का संरक्षण आदि जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। मूल रूप से इसमें जो है 47 विषय थे, जो अब बढ़कर जो कितना हो गया? तो 52 विषय जो है इसमें हो गया है। मुख्य तथ्य की बात करें, की फैक्ट की बात करें तो अवशिष्ट शक्तियां यानी रेसिड्यूरी पावर जो है वे विषय जो इन तीनों सूचियों में नहीं है, उन पर कानून बनाने का अधिकार जो अनुच्छेद 248 के तहत केवल केंद्र सरकार के पास है। 42वां संशोधन 1976, इसके माध्यम से 5 विषयों जैसे शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव संरक्षण और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जो है डाल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत अनुच्छेद 352 से 360 के बीच राष्ट्रपति द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जा सकते हैं? तो ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के और 5 प्रकार के। इसमें 4 प्रकार का ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा भारतीय संविधान का भाग 18 राष्ट्रपति को असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियां प्रदान करता है। इसके तहत 3 विशिष्ट प्रकार के आपातकाल का प्रावधान जो इसमें दिया गया है। पहला आता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। आधार की बात करते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इसे पूरे भारत या इसके किसी हिस्से में लागू जो है किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है इसमें मुख्य बिंदु की बात करें, 44वें संशोधन 1978 के तहत जो है आंतरिक अशांति शब्द को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। भारत में अब तक यह 3 बार 1962, 1971 और 1975 लगाया गया है। दूसरा आता है राष्ट्रपति शासन जो है प्रेसिडेंट रूल, अनुच्छेद जो है 356 के अंतर्गत आता है। जब किसी राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है संवैधानिक तंत्र की विफलता से, तो इसे राज्य आपातकाल भी जो है कहा जाता है। इसकी घोषणा राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या उसके बिना भी राष्ट्रपति द्वारा जो है की जा सकती है। नेक्स्ट आता है इसमें तीसरा वित्तीय आपातकाल, जिसको फाइनेंशियल इमरजेंसी अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है।
जब भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता या साख यानी क्रेडिट खतरे में हो तो जब यह जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है की फैक्ट यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो सोर्स जो है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के जो है वाइमर संविधान से प्रेरित है। हालांकि वित्तीय आपातकाल का विचार काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम से जो है यह प्रभावित देखने को मिलता है। प्रभाव की बात करते हैं तो आपातकाल के दौरान भारत का संघीय ढांचा फेडरल स्ट्रक्चर एकात्मक यानी यूनिटरी में बदल जाता है, जिसमें केंद्र सरकार जो है अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अब मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति जो आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन यानी इन्फोर्समेंट को निलंबित कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को कभी निलंबित जो है नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जून 2025 में शुरू की गई नव्या यानी कि नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स यानी नामक योजना जो है किस आयु वर्ग की लड़कियों को जो है रक्षित करती है यानी लक्षित करती है। तो ऑप्शन है 10 से 14 वर्ष के बीच की लड़कियों को। नेक्स्ट आता है इसमें 16 से जो है 18 वर्ष की लड़कियों को, 18 से 25 वर्ष की लड़कियों को, 15 से 21 वर्ष की लड़कियों को। इसमें 4 ऑप्शन जो है रेंज दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जून 2025 में शुरू की गई नव्या यानी नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स योजना 16 से 18 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों को लक्षित करती है। उद्देश्य की बात करें तो इन लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान कर सशक्त बनाना जो है और आत्मनिर्भर बनाना इसका लक्ष्य है। अवधि की बात करते हैं तो यह योजना 18 महीने तक चलेगी। इसमें जो है यह योजना विशेष रूप से आकांक्षी और पूर्वोत्तर जिलों यानी एस्पिरेशनल एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में 3250 किशोरियों को प्रशिक्षित करने के लिए जो यह शुरू किया गया है। नेक्स्ट इसका पूरा नाम क्या होता है तो नव्या का फुल फॉर्म होता है नर्चरिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें सिकल सेल रोग जो है सिकल सेल डिजीज के लिए विकसित किया जा रहा बिरसा 101 जीवन थेरेपी उपचार किस देश से संबंधित है। बिरसा 101 के बारे में पूछा है जो सिकल सेल रोग के लिए जो विकसित किया जा रहा है। तो ऑप्शन है अमेरिका, भारत, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम। इसमें 4 ऑप्शन जो है यह दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा उत्तर यानी बिरसा 101 भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी पहल है जो सिकल सेल रोग SCD के इलाज पर जो है यह केंद्रित है। विकासकर्ता की बात करते हैं तो डेवलपर इसे भारत के प्रमुख संस्थानों विशेषकर CSIR IGIB दिल्ली के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सिकल सेल के रोगियों के लिए एक किफ़ायती और प्रभावी उपचार प्रदान करना होता है। तकनीक यानी टेक्नोलॉजी की बात करें तो यह उपचार CRISPR CS9 जीन एडिटिंग तकनीक का उपयोग करता है। इसमें रोगी की अपनी कोशिकाओं को संशोधित किया जाता है ताकि वे स्वस्थ हीमोग्लोबिन जो है यह बना सके। नेक्स्ट इसमें आता है इसका नाम महत्व की बात करते हैं तो नाम का महत्व जो है बिरसा नामक भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया क्योंकि सिकल सेल रोग विशेष रूप से भारत की जनजातीयवादी ट्राइबल पॉपुलेशन को अधिक प्रभावित करता है। मुख्य तथ्य की फैक्ट की बात करते हैं तो सिकल सेल रोग जो है यह एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं RBC अर्धचंद्राकार या हसीए सिकल के आकार की हो जाती हैं जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी और जो है तेज दर्द देखने को मिलता है। राष्ट्रीय मिशन की बात करते हैं तो भारत सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को पूरी तरह समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें साबुन के पानी द्वारा जो है मिसेल बनने का मुख्य कारण क्या है। साबुन के पानी द्वारा मिसेल बनने का मुख्य कारण ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोलिक जो है प्रकृति, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बंध,
बंधन जो है और आयनीकरण की जो है कमी। इसमें 4 ऑप्शन इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रकृति जो है इसका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विभाज्योतक ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मुख्य गुण क्या है। तो पहला ऑप्शन में आता है कोशिका भित्ति में कठोरता और लिग्निन की उपस्थिति। दूसरा है कोमल सक्रिय कोशिका विभाजन और तने या जड़ के बढ़ते सिरों पर उपस्थिति। तीसरा है मृत कोशिकाओं से बना और पौधों को सहारा देना। और चौथा ऑप्शन जो है इसमें आता है भोजन का जो है भंडारण और अंतर कोशिकीय स्थानों की अधिकता। 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है विभाज्य ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पौधों के वे ऊतक हैं जिनमें जीवन भर कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन करने की क्षमता होती है। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। सक्रिय विभाजन, इनकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होकर पौधों की लंबाई और मोटाई को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है ये संरचना में जो है ये कोशिकाएं कोमल यानी सॉफ्ट होती हैं। इनका साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य सघन होता है और इनकी कोशिका भित्ति पतली सेलुलोज की बनी होती हैं। स्थान की बात करते हैं, यह मुख्य रूप से तने और जड़ के शीर्ष यानी ग्रोइंग टिप्स, कलियों और संवहनीय कैम्बियम में जो है यह पाए जाते हैं। रिक्तिका यानी वैक्यूल, इनमें आमतौर पर रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं या बहुत छोटी होती हैं क्योंकि जो है इनका मुख्य कार्य भंडारण नहीं बल्कि विभाजन होता है। नेक्स्ट है मुख्य तथ्य यानी की फैक्ट की बात करते हैं तो वर्गीकरण टाइप्स, स्थिति के आधार पर जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ यानी एपिकल, लंबाई बढ़ाने के लिए जड़ और तने के शीर्ष पर ये मौजूद होते हैं। पार्श्व यानी लेटरल, मोटाई बढ़ाने के लिए भी यह यूज होता है। अंतर्विष्ट, इंटर कैलरी यानी पर्व संधियों यानी नोड्स के पास लंबाई बढ़ाने के लिए। अस्थायी ऊतक जो है परमानेंट टिश्यू, जब विभाज्य ऊतक कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो देती है तो ये विशिष्ट कार्य करने के लिए अस्थायी ऊतक जैसे पेरेन्काइमा या जाइलम फ्लोएम में बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्वसन मार्ग यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया का मुख्य कार्य क्या है। सीलिया का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन है यांत्रिक सहायता प्रदान करना, बलगम या म्यूकस को आगे और पीछे धकेलने वाली गति प्रदान करना, गैसों के आदान प्रदान में मदद करना, फेफड़ों की रक्षा के लिए एंजाइम का स्रावित करना। 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर श्वसन पथ में सीलिया बालों जैसी सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं जो उपकला की परत यानी कि सीलिएटेड एपिथेलियम पर पाई जाती हैं। इनका कार्य हमारे फेफड़ों को साफ और सुरक्षित रखना होता है। सफाई की प्रक्रिया जो है, सीलिया एक लयबद्ध तरीके से लहर जैसी गति रिदमिक वेविंग मोशन करते हैं। यह गति बलगम यानी म्यूकस को जिसमें धूल के कण, बैक्टीरिया और अन्य मलबे फंसे होते हैं गले की ओर ऊपर की ओर जो है यह धकेलती है। म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर, इस पूरी प्रक्रिया को म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर कहा जाता है जो अवांछित कणों को फेफड़ों से बाहर निकालता है ताकि हम उन्हें निगल सकें या जो है खांस कर जो है बाहर निकाल सकें। मुख्यतः क्या होता है, मुख्यतः यह तंत्र जो है श्वसन संक्रमण को रोकने और वायुमार्ग को खुला रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें हृदय के संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन और हृदय के शिथिलन यानी रिलैक्सेशन के क्रमशः क्या कहा जाता है। रिलैक्सेशन और संकुचन कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है सिस्टोल, डायस्टोल, डायस्टोल और सिस्टोल, संकुचन और फैलाव, पंपिंग और फीलिंग। इसमें 4 ऑप्शन जो है हृदय के बारे में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, हृदय जो है एक पंप की तरह कार्य करता है जो एक चक्र में चलता है जिसे हृदय चक्र कार्डियक साइकिल कहा जाता है। इस चक्र के 2 मुख्य चरण होते हैं। पहला सिस्टोल होता है जिसको संकुचन बोला जाता है। प्रक्रिया, इस चरण में जो है हृदय की मांसपेशियां विशेषकर नीला यानी वेंट्रिकल्स जोर से सिकुड़ती हैं। कार्य की बात करते हैं तो संकुचन के कारण हृदय के भीतर दबाव बढ़ता है, रक्त को धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर और फेफड़ों में पंप किया जाता है। रक्तचाप इसे ब्लड प्रेशर रीडिंग में ऊपर वाली संख्या जैसे 120/80 में 120 के रूप में जो है दर्शाया जाता है और 120 को क्या कहा जाता है, सिस्टोल कहा जाता है।
नेक्स्ट आता है इसमें डायस्टोल। डायस्टोल जिसको शीतलन या विश्राम बोला जाता है। प्रक्रिया संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल या शांत हो जाती हैं। कार्य की बात करते हैं तो हृदय विश्राम के दौरान हृदय के कक्ष फिर से रक्त से भर जाते हैं ताकि अगले पंप के लिए तैयार हो सके। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बात करें तो इसे ब्लड प्रेशर रीडिंग में नीचे वाली संख्या जो है जैसे 80 के रूप में दर्शाया जाता है। ब्लड प्रेशर को 120/80 के रूप में जो है हम लोग लिखते हैं। ये सिस्टोल होता है और ये डायस्टोल होता है। मुख्य की बात करें तो की फैक्ट है, हृदय चक्र की अवधि एक सामान्य वयस्क में एक पूरा हृदय चक्र, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल लगभग 0.8 सेकेंड का होता है। हृदय की आवाज़, हृदय की पहली आवाज़ लब सिस्टोल की शुरुआत में वाल्व बंद होने से आती है और दूसरी आवाज़ डब डायस्टोल की शुरुआत में जो है आती है। महत्व की बात करते हैं तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं कि शरीर के हर अंग तक ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त पहुंच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मानव भ्रूण के विकास के दौरान गर्भाशय की दीवार एंडोमेट्रियम में इनमें कौन सा जो है घटना घटित होता है। तो ऑप्शन है पहला निषेचित युग्मनज यानी जाइगोट सीधे गर्भाशय की दीवार में आरोपित होता है। ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में आरोपित होता है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है मोरुला जो है गर्भाशय की दीवार में धंस जाता है। केवल अंडे का निषेचन जो है गर्भाशय की दीवार में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा भ्रूण के विकास और गर्भाशय में उसके जुड़ने की प्रक्रिया एक क्रमिक क्रम में होती है। निषेचन फर्टिलाइजेशन यह फैलोपियन ट्यूब एम्प्यूला में होता है जहां शुक्राणु और अंडा मिलकर युग्मनज जाइगोट बनाते हैं। युग्मनज सीधे आरोपित नहीं होता है। विदलन यानी क्लीवेज युग्मनज विभाजित होकर 2, 4, 8 और फिर 16 कोशिकाओं वाला मोरुला बनाता है। क्या बनाता है? मोरुला। नेक्स्ट जो है मोरुला जो है क्या करता है? ब्लास्टुलेशन जो है मोरुला आगे विभाजित होकर एक खोखली गेंद जैसी संरचना बनाता है जिसे ब्लास्टोसिस्ट मानवों में ब्लास्टुला का रूप जो है इसको कहते हैं। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन आरोपण निषेचन के लगभग 6 से 7 दिन बाद यही ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है और उसमें धंस जाता है। इसे ही आरोपण कहते हैं जिससे जो है गर्भावस्था की शुरुआत जो है हो जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें की फैक्ट ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो है ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत को ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है जो एंडोमेट्रियम से जुड़ने में मदद करती है और बाद में प्लेसेंटा अपर जो है यह बनाती है। नेक्स्ट स्थान जो है निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है जबकि आरोपण इम्प्लांटेशन जो है हमेशा गर्भाशय यूट्रस में होता है। समय की बात करते हैं यह प्रक्रिया मासिक धर्म चक्र के लगभग 20वें और 24वें दिन के बीच देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX पर ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला और बुलियन व्यापार करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और ICICI बैंक। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। नेक्स्ट इसका जो है राइट आंसर होगा प्रथम सदस्य जो है वर्ष 2024 में भारतीय स्टेट बैंक SBI गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में स्थित इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग TCM सदस्य बनने वाला जो है बैंक यह बन गया है। नेक्स्ट इसमें आता है ऐतिहासिक व्यापार नवंबर 2025 में SBI ने IIBX पर एक विशेष श्रेणी के ग्राहक स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट SCC के रूप में अपना पहला स्वर्ण व्यापार इनऑगरल गोल्ड ट्रेड जो है सफलतापूर्वक संपन्न किया। महत्व की बात करते हैं तो यह कदम भारत में सोने के आयात को अधिक पारदर्शी, कुशल और सस्ता बनाने के लिए उठाया गया है जिससे विशेष रूप से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME ज्वेलर्स को जो है लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें फ्लोएम का कौन सा घटक मुख्य रूप से भोजन के परिवहन में सहायता करता है। तो फ्लोएम जो है ऑप्शन है इसमें फ्लोएम फाइबर, चालनी नलिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, जाइलम वाहिकाएं। 4 ऑप्शन जो है इसका दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा फ्लोएम के जो है मुख्य रूप से चालनी नलिकाएं, सीव ट्यूब्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स भोजन विशेष रूप से सुक्रोज शर्करा के परिवहन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का जो है विभाजन हुआ था? तो नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था? तो ऑप्शन है 1906 के कलकत्ता में, 1907 का सूरत में, 1916 के लखनऊ में। नेक्स्ट इसका ऑप्शन है 1905 का जो है बनारस अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 1907 का जो है सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। इसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरमपंथी रास बिहारी घोष को। अंततः वैचारिक मतभेदों के कारण पार्टी विभाजित हो गई और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में फिर से एक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, जम्मू और कश्मीर में बतल जनजाति के पुरुषों द्वारा गुंबद के आकार की टोपी पहनकर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो गुंबद के आकार की टोपी पहनने वाले पुरुषों को, उसको जो है नृत्य करने वाले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है राउफ, हिकात, दुमहल और कुद। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा दुमहल होगा। क्या होगा राइट आंसर? दुमहल उस नृत्य को कहा जाता है। दुमहल केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक लंबी रंगीन वेशभूषा और गुंबद के आकार की लंबी टोपी पहनते हैं। यह मुख्य रूप से बतल जनजाति से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, केंद्रीय बजट 2025-26 में पहली बार महिला, एससी और एसटी उद्यमियों के लिए घोषित नई ऋण योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण दिया जाएगा? तो इसमें ऑप्शन है पहला 50 लाख, दूसरा जो है 1 करोड़ इसमें ऑप्शन है, तीसरा आता है 2 करोड़ ऑप्शन है, फिर जो है 5 करोड़ ऑप्शन है। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर, वित्त मंत्री ने मेक इन इंडिया जैसी पहलों को बढ़ावा देने हेतु पहली बार व्यापार शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण की सुविधा की घोषणा की है। नेक्स्ट इसमें है, भारत गंगा के मैदानों की मिट्टी मुख्य रूप से किस प्रक्रिया द्वारा जमा होता है? तो ऑप्शन है ज्वालामुखी फटने से, हिमालय नदियों के निरंतर तलछट जमाव से, समुद्री लहरों के कटाव से और जो वायु द्वारा रेतीली जमाव से। 4 ऑप्शन है। तो भारत गंगा के मैदानों की मिट्टी मुख्य रूप से जो है यह हिमालयी नदियों के निरंतर तलछट जमाव से जो है यह जमा होती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है इसमें है, हिमालय नदियों के निरंतर तलछट जमाव से ये जमा होता है। गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां हिमालय से बड़ी मात्रा में गाद यानी सिल्ट और तलछट बहाकर लाती है, जिससे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी यानी कि एलुवियल सॉइल के मैदान बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, पृथ्वी की पपड़ी से अयस्कों का निष्कर्षण करते समय गैंग को अलग करना क्यों महत्वपूर्ण है और इसके लिए चुंबकीय पृथक्करण या हाइड्रोलिसिस जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है क्योंकि अयस्क और गैंग के रासायनिक गुण समान होते हैं। इसमें दूसरा है क्योंकि जो है अयस्क और गैंग के भौतिक गुणों में अंतर होता है, जबकि रासायनिक गुण जटिल हो सकते हैं। तीसरा है क्योंकि सभी अयस्कों का घनत्व और चुंबकीय गुण समान होता है। और चौथा है केवल रासायनिक गुणों के अंतर के कारण। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो है अयस्क और गैंग के भौतिक गुणों में अंतर देखने को मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।